नमस्कार। एपिसोड 13 में स्वागत है आप सभी का। इतने सारे एक्सप्लेनेशंस और अंडरस्टैंडिंग्स को डिस्कस करने के बाद भी एक प्रॉब्लम अभी भी रह जाती है मन के किसी कोने में। 33 कोटि देवी देवता। अब ये 33 करोड़ हैं, 33 टाइप हैं, 3333 हैं। बड़े सारे प्रश्न, बड़े सारे आइडियाज, बड़े सारे एक्सप्लेनेशंस आपने भी सुने होंगे, डिस्कस किए होंगे, पर इसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। पर इसमें हम आगे बढ़े इससे पहले एक बात की चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। हम हिंदी बोलते हैं और इसी हिंदी का वेरिएशन भोजपुरी है। और अगर आप बनारस जाएंगे तो एक तरह की भोजपुरी बोली जाती है। 150-200 किलोमीटर की दूरी पे प्रयागराज है, वहां पे एक अलग टाइप की भोजपुरी बोली जाती है जो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग हैं। और फिर आप दूसरी दिशा में अगर बिहार की ओर बढ़ जाएंगे तो वहां पे जो मैथिली बोली जाती है वो इसी भोजपुरी का एक वेरिएशन है जो इससे टोटली डिफरेंट है, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अंग्रेज जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं वो ग्रीक, पर्शियन, रोमन, सुमेरियन, हिंदू, वैदिक, ज़ोरास्ट्रियन, जैन, बौद्ध सभी ग्रंथों का निरंतर अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। वो उस सिविलाइजेशन का भी हिस्सा नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में उनको कुछ पता नहीं है और वो निरंतर हर चीज का निर्बाध रूप से ट्रांसलेशन कर देते हैं। वो ट्रांसलेशन हम पे थोपा जाता है हमारे एजुकेशन के माध्यम से, हमारे करिकुलम की बुक्स के माध्यम से, और फिर वो हमारी सच्चाई बन जाता है। तो प्लीज ऑलवेज टेक इट विथ अ पिंच और ग्रेन, आई वुड रादर से अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, जब भी आप अंग्रेजी अनुवाद की बेसिस पे अपनी फाउंडेशनल विजडम की नींव रख रहे हो। खैर, कीपिंग दिस असाइड, देखिए इसमें कई तरह के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। कोटि का अर्थ वास्तविकता में कैटेगरीज भी होता है और करोड़ भी होता है। जो इस बात को समझाते हैं कि 33 कोटि मतलब 33 कैटेगरीज हैं, दे गिव अ वेरी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एज टू ये 33 कैटेगरीज हैं क्या। ये 33 कैटेगरीज हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनीस। ऐड करेंगे 33 आएगा। एक और तरीके से इस क्लासिफिकेशन को देखा जाता है। ये जो 33 कैटेगरीज हैं इनको फिर रिड्यूस किया जाता है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में, कि जब आपको यानी जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर को इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करनी है और फिर उसकी प्रॉपर रनिंग एंड फंक्शनिंग करानी है, तो 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फंक्शन लगेंगे, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ फंक्शन लगेंगे। पहली कैटेगरी होगी क्रिएशन, जिसमें हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा को आप उस चीज का रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। दूसरी कैटेगरी होगी सस्टेनेंस, यानी उसको सुचारू रूप से चलाए रखना, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप भगवान विष्णु को मानेंगे। तीसरी कैटेगरी होगी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, संहार फॉर फर्दर क्रिएशन, जिसे आप भगवान महादेव यानी भगवान शंकर के रूप में मानेंगे। उसके बाद 2 और फंक्शंस आते हैं। एक है निग्रह या तिरोधान, यानी कि एनफोर्सिंग डिसिप्लिन। वो उसका रिप्रेजेंटेशन आप मां आदिशक्ति दुर्गा को मानेंगे। और उसके बाद है अनुग्रह, मतलब गिविंग बेनोवेलेंस, मतलब दे देना। उस चीज का रिप्रेजेंटेशन आप भगवान गणेश को मानेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये दीज आर कॉल्ड द 5 प्रिंसिपल गॉड्स। मतलब अगर आप देखेंगे वैदिक धर्म में तो 5 प्रिंसिपल उपासक ग्रुप्स हैं, यानी कि भगवान शिव के की आराधना करने वाले शैव, माँ दुर्गा की आराधना करने वाले शाक्त, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव, सूर्य संप्रदाय यानी कि जो लोग सूर्य की आराधना करते हैं, और भगवान गणपति के उपासक। तो 5 प्रिंसिपल फंक्शंस एंड 5 प्रिंसिपल गॉड्स। अगेन 33 को हमने 5 में रिड्यूस किया। देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस एज टू 3, मतलब इन देवताओं के, इन सभी के 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी, इनके नाम हैं और ये अलग अलग एलिमेंट्स और फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड हैं। इन 33 को फिर से डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी है पृथ्वी से संबंधित देवता, दूसरी कैटेगरी है वायु से संबंधित देवता और तीसरी कैटेगरी है अंतरिक्ष से संबंधित देवता। तीनों चीजें जो हमें अफेक्ट करती हैं, जिनसे हमारा जीवन संभव हो पाता है,
सस्टेन करता है और खत्म होता है, उन कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। बट अल्टीमेटली नोइंग इट वेरी वेल कि ऑल दिस इज रन बाय वन डिवाइन, जिसने अपने आप को डिवाइड किया है इस तरह से इस गेम को सेटअप करने के लिए। इसीलिए इसे लीला कहा जाता है, अ स्पोर्ट, अ लीला, अ गेम, जिसको ईश्वर की इच्छा मात्र से संचालित किया जा रहा है। ये सब बताने के बाद भी लोगों के मन में एक विचार जरूर आता है कि यार एक सवाल पूछते हैं आपसे, 10-10 मिनट की वीडियो बताते हो आप, क्यों नहीं डेफिनेट आंसर दे देते हो बस एक बार में, हाँ का हाँ, ना का ना। बात तो सही है। अगर क्लास 1 के बच्चे से पूछा जाए मैथ्स क्या है, तो कह देगा 1 2 3 4 और बात खत्म हो जाएगी। वो सच ही बोल रहा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डेफिनेट आंसर। क्लास 5 के बच्चे से पूछेंगे कि मैथ्स क्या है, वो कहेगा 1 2 3 4 तो बच्चों की बात है, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन ये भी बच्चों की बात है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी बच्चों की बात है, अब तो हम अलजेब्रा कर रहे हैं। कहेंगे हाँ फिर भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन डेफिनेटिव आंसर है। क्लास 12 के बच्चे के पास जाएंगे तो वो तो इन सब बातों को दरकिनार करते हुए वो तो ट्रिग्नोमेट्री को भी पीछे छोड़ देगा, वो अब आ गया है कैलकुलस पे, इतनी सारी चीजें। फिर आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, वहां और एडिशंस होंगे। आप पीएचडी लेवल तक जाते जाते मैथमेटिक्स इतनी बड़ी, इतनी वास्ट और इतने सारे फंक्शंस और डेरिवेटिव्स से बनी होगी कि आप कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है यार, मैथ्स 1 2 3 4 है ये सब। पॉइंट है कि जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यू गेट नुआंस्ड। मतलब आप जब एलकेजी में पढ़ रहे होते हैं तो क्लास टीचर ही सर्वे सर्वा होती है, सारे सब्जेक्ट, चाहे अगर वो सब्जेक्ट्स हैं नहीं है। क्लास 1 2 तक आते आते 2-3 टीचर्स हो जाते हैं, क्लास 8th 9 तक आते आते 6-7 टीचर हो जाते हैं, 12th आते आते हर एक सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री 11th-12th में केमिस्ट्री का टीचर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता है, वो ऐसे साइंस करके कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। फिजिक्स वाला टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता है, बायोलॉजी वाला टीचर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता है। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन केमिस्ट्री टीचर की छुट्टी हो तो उस दिन बायोलॉजी के टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकें, ऐसा संभव ही नहीं। फिर जब आप आगे जाते हैं तो मात्र 2 या 3 सब्जेक्ट्स में अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उन 2 या 3 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने के लिए मल्टीपल टीचर्स लगते हैं, और उस सब्जेक्ट का भी फर्दर रिफाइनमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है। और जब तक आप पीएचडी में जाते हैं तो उस सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक पे पूरे डिपार्टमेंट के साथ डेलिब्रेशन कर रहे होते हैं आप। सो यू सी दिस कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन होती है, तो उसमें से लॉट ऑफ सर्टेनिटी इज टेकन अवे। देयर इज इफ्स, बट्स एंड पॉसिबिलिटीज, और आपका अंडरस्टैंडिंग वाइडन होती जाती है, आपका अरीना ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसमें हर एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दे पाना, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में क्लासिफाई कर पाना असंभव हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस आप भी उसी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हो। वरना पहले हमें किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले एक ब्रिज कोर्स कराना पड़ता है, ब्रिज कोर्स करा करके मेंटल गार्डरेल्स लगाने पड़ते हैं, बात को कॉन्टेक्सचुअलाइज करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम जवाब दे पाते हैं। तो आई होप ये क्लैरिफाई करता है इस बात को कि क्यों सनातन धर्म में कोई भी सवाल का शॉर्ट आंसर नहीं होता, हर एक सवाल का लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में जवाब दिया जाता है, और बात वहीं खत्म नहीं की जाती है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटीज के दरवाजे चारों ओर से खोल दिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की खूबसूरती है। हम एक चीज को सिर्फ एक तरह से नहीं समझते। एक 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में बताया जा सकता है। तो ये 7000 साल से ज्यादा पुराना सिविलाइजेशन जो है, यहाँ पे जो सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ही नहीं, वो वॉल्यूम की है, स्पेशल ज्योमेट्री की है, और न जाने कितने अलग अलग डायमेंशंस की है। तो जब भी आप बात करेंगे, सामने वाले की गहराई पे डिपेंड करेगा, वो अपनी गहराई के अनुसार आपके सवाल का जवाब देगा, विच विल ऑलवेज बी अ लॉन्ग आंसर फॉर्मेट। धन्यवाद।